गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। वो टॉपिक्स क्या है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग को 3 क्वेश्चंस पूछता है नेमिंग रिएक्शन, जो कि 3 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, और हम लोग को ये नेमिंग रिएक्शन को लिखना बहुत आसान होता है और साथ ही साथ इससे हम लोग अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन और उससे हम लोग को कितना मार्क्स ऑब्टेंड होगा, तो 3 मार्क्स ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो हम लोग वही सब टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, और वो सब अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स पूरा पक्का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग कितने मार्क्स के लिए पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जैसा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक वन शॉट वीडियोस में, जिसमें हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर किए थे, कंसेप्ट को पहले सीख लिए थे, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी एक ही लेक्चर में हम लोग उसी में डिस्कस कर लिया था। तो वहां से हम लोग को कितना मार्क्स का हो गया पूरा पूरी, तो वहां से हम लोग को 3 मार्क्स पहले से ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां से हम लोग 5 से लेकर के 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना पूछता है, तो 5 मार्क्स का हम लोग पूछता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग अच्छा खासा पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद उसका एक लेक्चर हम लोग को बाकी है। हम चाहते तो कल ही वीडियो में डाल देते, लेकिन क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, कल पूरा दिन भर से लाइन नहीं था, इसी वजह से हम यहाँ पे लेक्चर शूट नहीं कर पाए। तो सोचे कि चलिए वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का आप तो रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन उसी के दौरान हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम के लिए नोमेंक्लेचर जो मतलब नेमिंग रिएक्शन जो पूछता है, इंपॉर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन है उसको पहले हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे, ताकि आपका जो याद करने का जो पोर्शन रहेगा उसको आप धीरे धीरे याद करते हुए चले जाएंगे, तो आपका आसान होगा आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले अभी क्या कर रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स का आपका मतलब कि एक लेक्चर बाकी है, जिसमें आपको क्या करना है, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करना बाकी है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जितना भी क्वेश्चंस था सभी को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो एक लेक्चर उसका भी बाकी है। तो उस हिसाब से अगर नंबर के हिसाब से जोड़ा जाए तो 3 नंबर पहले से ही आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट हो चुका है, 5 नंबर आपका केमिकल काइनेटिक्स से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी 3 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मतलब यहाँ नेमिंग रिएक्शन से हो जाएगा। तो टोटल आपके पास कितना हो जा रहा है इसको देखिए, तो आपके पास 11 मार्क्स का पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है। अभी तक कितना है मार्क्स का, 11 मार्क्स का अभी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग जैसा कि अगर टर्म 1 एग्जाम के लिए बोला जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे खोजिएगा, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो है, सॉल्यूशन फिर आपका सॉलिड स्टेट है, तो वो जो चैप्टर है जो कि 5-5 नंबर का वहाँ से भी है, तो 5-5 कितना हो गया, 10 नंबर। तो 10 नंबर जो चैप्टर है वहाँ पे सॉलिड स्टेट और आपका सॉल्यूशन, तो उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बनाया जा सकता था ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि आपका तो जो टर्म 1 एग्जाम था वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे पूछने वाला था। तो उसमें टर्म 1 एग्जाम के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया था उसके लिए हम लोग वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज शुरू किया था, जिसमें से आपको सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन भी कंप्लीट करवाया गया है। तो आप जाइए वहाँ से अपना खूब सारा वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेंड कीजिए, जो आपसे होता है उसको अपने से खुद बनाने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं बनता है वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो वहां से अच्छा तरीके से आप सॉल्यूशन को और सॉलिड स्टेट को समझ सकते हैं, वहां से भी 10 नंबर का उठा सकते हैं। तो उस हिसाब से वहां से देखा जाएगा 10 नंबर आपका ऑलरेडी वहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक कितना मार्क्स हो चुका है, तो 11 और 10 कितना हो गया, 21 मार्क्स अभी तक हो चुका है। और प्लस में अभी तक देखिए, फिर हम अपने यूट्यूब चैनल में ही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आपका चैप्टर वहां पे स्टार्टिंग किए थे, जहाँ पे आपको अगर वह चैप्टर को अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका वहां से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका नोमेनक्लेचर जो पूछता है कॉम्प्लेक्स साल्ट का, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो नोमेनक्लेचर दे देता है और उसका फॉर्मूला लिखा है वो लिखने के लिए बोलता है, तो उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, तो वो सारा कुछ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताया गया है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कितना मार्क्स का होता है, तो 3 मार्क्स का चैप्टर होता है। तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 3 मार्क्स का वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इसी बार। तो आपका रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको सारा चैप्टर बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपना रिजल्ट को बेस्ट करना चाहते हैं, बेटर से बेटर अगर रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए आए, आपको सारा कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, और जो जो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए भी हम लोग पूरा अच्छा से हार्डवर्क यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे आपको, और वही सब टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। ठीक है, अब एक आध चैप्टर ऐसा होता है जिसको हम लोग को थोड़ा ब्रीफली पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर
अगर उतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जैसे कि मैं मान के चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पता होना चाहिए, प्लस में आपको लिगेंड्स इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। और नोमेनक्लेचर लिखने का तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, उसके लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है वहाँ पे। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर को अगर आप फॉलो करते हुए आते हैं तो आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। विश्वास रखिए, आप एक बार जाके देखिए, आपको सारा टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बस उसको पेशेंस के साथ आप देखते हुए आए, और जो प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन हमेशा करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको किसी भी हाल पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाना है यहाँ पे जैकपॉट एग्जाम में। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग से आपको देखा जाए तो आपको यहाँ अभी तक बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए आपको कितना मार्क्स का तैयारी करवाया गया है, तो 24 मार्क्स का यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में पास मार्क्स होता है वो कितना मार्क्स का होता है, 23 मार्क्स का होता है। तो देखिए अभी भी हम लोग पास कर चुके हैं। अगर इतना ही चैप्टर को अभी कंप्लीट करेंगे तो इतना ही में से आप क्या करेंगे, तो जैक बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आप पूरा तरीका से पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। देखिए अभी तक इतना ही सब सिर्फ हम लोग चैप्टर को पढ़े और हमने लोग क्या किए, यहाँ पे पास मार्क्स आराम से ले लाए। ठीक है, तो अभी तो ये शुरुआत है दोस्त, अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है। अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी ही है, सरफेस केमिस्ट्री बाकी ही है, और उसके बाद हम लोग को अमीन बाकी है, बायोमोलिक्यूल बचा हुआ है, पॉलीमर्स बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग टर्म 1 एग्जाम के लिए इधर आ जाएंगे। टर्म 1 एग्जाम में जितना भी हम लोग को चैप्टर है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप वहां से क्वेश्चन पूछेगा। इसी चलते हम चाहते थे अभी टर्म 1 का ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा लेते पहले, लेकिन देखिए उसको करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए आपको जितना यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है, उससे आपको डबल ट्रिपल वहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। तो इसी चलते अगर यदि आप यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सारा कुछ डील कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आराम होगा उधर से। देखिए 50% तो इधर ही से आपका आ जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, 50% मार्क्स इधर से आ जाएगा, उसके बाद 15% मार्क्स जो बचेगा उसको वहां से कवर कर लेंगे। तो अगर इधर पूरा हम लोग को सिक्योर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है ना, कि अगर 2-3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि कमजोर हैं, तो उन लोगों को वहां पे ऑब्जेक्टिव को कवर करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उन लोग वहां पे मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसी चलते आप फोकस कीजिए पहले पे यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए। तो टर्म 2 एग्जाम के लिए अगर आप पूरा अच्छा तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप अच्छा खासा यहाँ पे न्यूमेरिकल यहाँ पे मतलब कि सारा कुछ बना लेंगे, तो आपका मार्क्स भी अच्छा ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आए? तो उसके बाद आप टर्म 1 एग्जाम के लिए पूरा भीड़ जाइए। और बहुत सारे जैसे कि मान के चलिए एग्जाम में बैठेंगे और ऑब्जेक्टिव है तो कोई दोस्ती यारी पे भी आपको हेल्प कर देगा, तो आप ऑब्जेक्टिव में निकल जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि मान के चलिए 10 क्वेश्चन आया है और 10 क्वेश्चन में 8 भी बता देता है आपका दोस्ती वगैरह अगर अगल बगल से, तो आप उसमें भी बेड़ा पार हो जाएगा आपको। लेकिन वही अगर आपको सब्जेक्टिव की बात आता है तो आपका दोस्त तो बताएगा नहीं सब्जेक्टिव, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में देखो ऑप्शन भी बोल देगा कि ए है आंसर या बी है या सी है, तो इस तरह से आप खुद वहां से अपना टिक कर लीजिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में वैसा पॉसिबल नहीं होता है, बात को समझिए। हम आपके लिए मतलब कि आपका जो अच्छाई होगा, जो आपका भला के लिए यहाँ पे बात होगा, वही सब मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपका प्रिपरेशन कैसे बेस्ट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टर्म 2 एग्जाम के लिए फाइनल यहाँ पे कर लेते हैं, रिवीजन वगैरह सारा कुछ प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव खुद लिखना पड़ेगा, कोई दोस्ती आ रही आपको मदद करेगा नहीं। लेकिन वही ऑब्जेक्टिव आपको अगर थोड़ा सा हिंट्स भी कोई देता है कि ऑप्शन अगर बता देता है ए बी सी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सेंटर में दोस्ती आ रही तो जरूर वहाँ पे बैठेंगे, तो उस समय आपको थोड़ा मोड़ा हेल्प हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं। अगर चैप्टर को नहीं भी कवर कर पाएंगे तो इधर उधर से आप वहाँ पे कवर कर ही लेंगे, बात समझ में आया? लेकिन सब्जेक्टिव में तो कोई चांस नहीं है, अगर जब तक आप अच्छा तरीके से मेहनत नहीं किए रहेंगे तो आप दूसरे के भरोसे वहां पे एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते हैं, बात समझ में आए? तो इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि टर्म 2 को पहले बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद टर्म 1 आपका ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से यहाँ पे शेड्यूल लेकर के आ रहे हैं और जैसे जैसे आपको तैयारी करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमें फॉलो करते हुए आए, आपका रिजल्ट 100% यहाँ पे अच्छा रहेगा। बात समझ में आया? ये तो आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा कि आपको सही में आया या नहीं, लेकिन भरोसा कीजिए मुझ पर कि आपको 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो
बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको प्रिपरेशन करना कैसे है, ठीक है ना? तो चलिए, हम लोग को जो 3 मार्क्स के लिए हमेशा जो पूछेगा यहाँ पे, ये आना तय है हम लोग के लिए, बशर्ते यहाँ पे कौन सा आएगा उसको गारंटी नहीं है। इसी चलते आप यहाँ पे कम, यहाँ पे बहुत सारा हम लोग को ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 8 या 9 हम लोग को सिर्फ है यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे नेमिक रिएक्शन, तो उसको आप अगर याद कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, अभी से आपके पास 1 मंथ का आपके पास समय है, तो आप कोशिश कीजिए वहाँ से कि आप डेली एकक भी अगर यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन को याद करते हैं, तो आपका अगर 15 दिन भी जाइएगा तो 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा, पूरा नेमिंग रिएक्शन याद हो जाएगा। और बहुतों को तो बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे याद भी होंगे, बात समझ में आया? तो इस तरह से आप यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन भी अगर 2-2 मिनट भी समय देते हैं ना, तो आपको 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हम लोग देर नहीं करते, हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन है उसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या उसका डिफिनेशन होगा, उस पर कैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख पाएंगे, उसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे कैसे देंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग को नेमिंग रिएक्शन याद करना है, वो किसको याद करना है, रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है? रोजेनमंड रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके यहाँ पे मॉडल सेट में भी पूछा गया था, ठीक है? तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये मतलब कि जितने भी यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ नेमिंग रिएक्शन, सभी चीज आप कोशिश कीजिएगा जितना जल्द हो सके उसे याद करने का, ठीक है? उसका रिवीजन करते रहिए, हमेशा उसको कॉपी में लिखते रहिए। सिर्फ आप टॉपिक को लिखिए रोजेनमंड रिएक्शन, तो इसके बारे में क्या डिफिनेशन था उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो अगर याद आप है सो अगर 2 तरीका से इसको याद कर सकते हैं, या तो फिर आप रोजेनमंड रिएक्शन मान के चलिए, इसको जो एनेमिक रिएक्शन रहेगा उसके बारे में जो हम लोग को यहाँ पे डिफिनेशन टाइप से जो रहेगा, शॉर्ट नोट्स जो उसके पास रहेगा हम लोग को, या तो फिर आप उसको नेमिंग रिएक्शन के साथ उसका शॉर्ट नोट्स को याद कर लीजिए, या तो फिर आप अगर उसका शॉर्ट नोट्स के जगह में आप क्या कीजिएगा, उसका रिएक्शन को भी अगर आप याद कर लेते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे रोजेनमंड रिएक्शन है, उसका यहाँ पे अगर उसका रिएक्शन को भी समझ जाते हैं अच्छा तरीका से कि कहना क्या चाह रहा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन के फॉर्म पर बदल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है? तो आप 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। हालांकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ नेमिक रिएक्शन के साथ उसका अगर हम लोग यहाँ पे उसका रिएक्शन को याद रख लेते हैं, तो रिएक्शन के थ्रू ही आप कैसे उसको हम लोग उसका शॉर्ट नोट्स को लिख पाएंगे। और अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको सभी याद हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, और हो ही जाएगा। उतना टफ हम लोग को लैंग्वेज यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, आपको बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे लैंग्वेज भी दिया जाएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ सके और आप खुद अपने लैंग्वेज में भी उसको लिख पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग को फर्स्ट जो हम लोग को नेमिंग रिएक्शन है वो क्या है, हम लोग को रोजेनमंड रिएक्शन है, ठीक है? अब ये रोजेनमंड रिएक्शन होता क्या है, तो देखिए उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो असाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, तो असाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ H2 in the presence of PD and BaSO4 gives aldehyde. Such type of reaction is called रोजेनमंड रिएक्शन। तो रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है कि हम लोग असाइल क्लोराइड लेते हैं और उसको हम लोग H2 के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो PD प्लेटिनम के साथ और BaSO4 के साथ हम लोग उसको उसके प्रेजेंस में हम लोग एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलता है, तो एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है? तो इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन को, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को क्या बोला था, यहाँ पे जो रोजेनमंड था, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एसाइल क्लोराइड बोले या फिर हम लोग एसिड क्लोराइड बोले, तो यहाँ पे असाइल क्लोराइड को लेना है, तो यहाँ पे हम लोग एसाइल क्लोराइड को लिए, जिसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है? तो असाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, तो वहाँ पे जो OH रहता है, OH की जगह हम सिर्फ हम लोग को क्या लिखते हैं, यहाँ पे Cl लिखते हैं, ठीक है? बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही यहाँ पे हम लोग को दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड। अब इसी को हम लोग हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, रिएक्शन करवाना था, और किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस ऑफ किसका, तो PD और BaSO4 के साथ। तो ये क्या करता है, सो यहाँ पे समझिए, ये जो हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये Cl को यहाँ पे हटा देता है, ये Cl को हटा देता है और हाइड्रोजन खुद जाके वहां पे लग जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, हम लोग को एल्डिहाइड बन जाएगा।
होता है कि नहीं। ये तो हम लोग का स्ट्रक्चर किसका हो गया, एल्डिहाइड का हो गया। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ रहेगा और यहाँ से Cl हम लोग को हटेगा, तो H और यहाँ से Cl मिलके क्या बन जाएगा, सैड प्रोडक्ट HCl बन जाएगा। तो यही हम लोग को जो रिएक्शन है, यही हम लोग को क्या होता है, रोजनमंड रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छा तरीका समझ में आ गया हो। अब इसी को देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को लैंग्वेज फॉर्म में कि असाइल क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो प्लेटिनम और BaSO4, तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनता है, तो हम लोग को एल्डिहाइड बनता है। तो ये चीज यहाँ देखिए लिखा हुआ है, असाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ H2, बात समझ में, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड BaSO4 गिव्स हम लोग को देता है एल्डिहाइड। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन। तो बताओ, यही रिएक्शन को हम लोग इसको अगर लैंग्वेज फॉर्म में बदलना चाहे तो कितना आसान तरीका से इसको हम लोग बदल सकते हैं। कोई टफ था यहाँ पे लैंग्वेज एकदम यहाँ पे टफ हम लोग के पास नहीं मिलेगा, बात समझ में आया। तो ये था हम लोग को रोजनमंड रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आर यहाँ पर लिए है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी किसी तरह का हम लोग कार्बन का चेन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसी को एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आर के जगह हम लोग ले लिए यहाँ पे बेंजीन को जोड़ दिए। क्या चीज जोड़ दिए, बेंजीन को जोड़ दिए। यहाँ पर कार्बन भी आप कितना भी लंबा कार्बन को यहाँ पे चेन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ दिए क्या चीज, हम लोग बेंजीन को जोड़ दिए। बाकी तो वही चीज हम लोग असाइल क्लोराइड ही है, और उसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, तो प्लेटिनम और BaSO4 के साथ। तो जब भी आप इस तरह का यहाँ पर मटेरियल को देखें, जब भी हम लोग को एसिड क्लोराइड रहेगा हाइड्रोजन के साथ, अगर उसको रिएक्शन करेंगे और किसके प्रेजेंस में, तो प्लेटिनम और BaSO4 का, तो हम लोग को यहाँ पे क्लोरीन जो रहेगा तो वो हट जाएगा और वहां पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो उसी तरह से सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बना, बस यहाँ पे आर के जगह हम लोग को जो कार्बन का चेन रहेगा वही यहाँ पर हम लोग को जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि रोजनमंड रिएक्शन होता क्या है। ठीक है ना, अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया। तो इसी चीज को आप अपना नोट कॉपी में लिखिएगा और इसको बार बार रिवीजन करके देखिएगा। और जब आपको, चलिए लास्ट में फिर बताएंगे कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी पहले हम लोग टॉपिक को कवर कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस तो करेंगे ही कि और हम लोग इसको बेटर तरीके से कैसे हम लोग याद कर पाएंगे। यहाँ तो हम लोग को मेन चीज है कि समझना, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे जिससे हम लोग भूलेंगे नहीं, और हम लोग एग्जाम में कैसे उसको अच्छा तरीके से परफेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, तो वो सारा हिंट्स हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक हम लोग दे देंगे। ठीक है, अभी पहले हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर सेकंड जो हम लोग को नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे हम लोग को इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग को क्या है, स्टेफन रिडक्शन। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को स्टेफन रिडक्शन कभी देता है, या फिर रिडक्शन की जगह हम रिएक्शन भी रहेगा, एक ही चीज है। ठीक है, तो स्टेफन रिएक्शन या फिर स्टेफन रिडक्शन होता क्या है, तो इसको भी देखिए, इसका भी हम लोग को जो लैंग्वेज होता है बहुत आराम है। क्या होता है हम लोग को, तो अल्केन नाइट्राइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइनो अल्केन भी बोलते हैं। तो ऑन रिएक्शन विथ HCl एंड SnCl2 गिव्स आइमीन which on hydrolysis gives aldehyde. This reaction is called स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन। तो ये हम लोग को क्या बोलता है, स्टीफन रिडक्शन। यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ता है साइनो अल्केन या फिर अल्केन नाइट्राइल, एक ही चीज है। आप यहाँ पे अल्केन नाइट्राइल बोले या तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको साइनो अल्केन बोलेंगे। तो जब हम लोग साइनो अल्केन के साथ हम लोग को रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, तो उसको रिएक्शन करवाते हैं HCl और SnCl2 के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को आइमीन मिलता है। क्या मिलता है, आइमीन। ठीक है, अब आइमीन जो मिलता है उसको अगर फर्दर फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस जैसे करते हैं तो उसमें जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है हम लोग को, एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेफन रिडक्शन या फिर स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे साइनो अल्केन लिए। क्या चलिए, साइनो अल्केन। अब साइनो अल्केन होता क्या है, जब हम लोग को कार्बन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से लगल रहता है, मतलब कोई भी अल्केन का चेन में अगर हम लोग को CN रहेगा, क्या चीज, CN लगा रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चेन रहेगा। अब इसमें हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, तो HCl और SnCl2 के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे जो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है और दोनों तरफ क्या हो जाता है, हम लोग को हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन के पास किसी तरह का हाइड्रोजन नहीं था, तो उसके पास हम लोग को एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी किसी तरह का हाइड्रोजन नहीं था, तो इसके पास भी हम लोग को हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा ना, तो टूटा। अब इस तरह का जब हम लोग को कार्बन का चेन रहता है, जिसमें हम लोग को कार्बन और नाइट्रोजन हम लोग को डबल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तो इस तरह के हम लोग को जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग आइमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आइमीन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही में हम लोग को प्रोडक्ट को रुकना नहीं होता है। अब यहाँ से क्या होता है, हम लोग को फर्दर जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर के साथ वहां पे रिएक्शन करवाते हैं, जब वाटर डाल देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वहां पे हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट जो हम लोग को ये जो हम लोग को होता है जो
आमीन हम लोग को किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सारा कुछ हट जाता है, मतलब यहाँ से क्या आ जाता है, ये हम लोग को बाहर निकल जाता है। तो दो जो वाटर रहता है ना, वाटर में हम लोग को क्या रहता है, H2 रहता है और वो रहता है। तो दो गो हाइड्रोजन जो रहेगा ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे वाटर के पास हम लोग को ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन चल जाएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। और ये जो हम लोग को नाइट्रोजन वाला जो रहेगा, इधर तो एक बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर दो बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे वाटर वाला जो दो हाइड्रोजन रहता है वो यहाँ पर जाके जुड़ जाता है। तो ये हमारे हम लोग को क्या निकल जाता है, NH3 बाहर निकल जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये हम लोग को क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे रिएक्शन होता है, बात समझ में। तो ये रिएक्शन को हम लोग, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं या फिर स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसको इसी तरह के अगर यहाँ पे आप यहाँ पे रिएक्शन को याद रखते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में बदल सकते हैं। करना कुछ नहीं, स्टीफन रिडक्शन जब भी बोलेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग कि साइनो अल्केन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो HCl और SnCl2 के साथ, तो हम लोग को मिलता है क्या चीज, आमीन मिलता है। फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम लोग को मिलता है क्या चीज, एल्डिहाइड। और इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। तो बताओ कितना आसान लैंग्वेज है यहाँ पे लिखा हुआ। तो आप इसको 2 से 3 बार अगर रिएक्शन को भी अगर लिख लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं इसको, इसका जो शॉर्ट नोट्स रहेगा इसको अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीका से 1 से 2 बार में ही याद हो जाएगा कि अच्छा ये स्टीफन रिएक्शन बोलता क्या था, बात समझ में आए। तो इस तरह से हम लोग अभी तक 2 मतलब नेमिंग रिएक्शन को कवर किए। फर्स्ट क्या किया हम लोग यहाँ पे, रोजेनमंड रिएक्शन क्या होता है उसको देखे, उसके बाद स्टीफन रिडक्शन क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा किए, ठीक है। अब जो हम लोग को आता है वो हम लोग को इटार्ड रिएक्शन है। क्या चाहता है, इटार्ड रिएक्शन। अगर जो बच्चों को यहाँ पे छोड़ देना चाहते हैं तो उसको, अगर इसको छोड़ देना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। हालांकि आपका सिलेबस में दिया हुआ था तो आपका हो सकता है पूछा जा सके, लेकिन 99% चांसेस है कि इटार्ड रिएक्शन आपको पूछेगा ही नहीं, आपको पूछेगा ही नहीं। तो आप बोलेंगे आप यहाँ पे फिर बता क्यों रहे हैं अगर नहीं पूछेगा तो, भैया इसी चलते दे दे रहे हैं कि जो आपका मान के चलिए जिसका कैपेसिटी अच्छा है याद करने के लिए, तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपका वहां पे जब कन्वर्जन बनाना रहेगा तो उस समय आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट काम देगा, बस में। अगर इसको याद कर लेते तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेंगे, अभी तो कन्वर्जन बाकी है ना दोस्त, रिएक्शन बाकी है ना, तो वो सारा चीज जब आपके आएगा वहां पे बोर्ड एग्जाम में तो उसमें ये सारा रिएक्शन आपको काम देगा, ठीक है। तो इसी चलते मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि इटार्ड रिएक्शन होता क्या है। हालांकि ये जो इटार्ड रिएक्शन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस साल में आपको पूछा गया है। अब कौन सा साल में पूछा गया था ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा अगर आप इसको याद कर पाते हैं तो कीजिए, और नहीं तो इसको छोड़ देंगे तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा नहीं इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको छोड़े या फिर आप इसको पढ़ लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इसको छोड़ देने कहीं, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है इटार्ड रिएक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम लोग टॉल्विन को हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CrO2Cl2। तो और उसके साथ हम लोग किसको हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं, हाइड्रोलाइसिस को हम लोग वहां पे फॉलो करते हुए चले जाते हैं। जब हम लोग टॉल्विन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, और साथ ही साथ हम लोग हाइड्रोलाइसिस भी कराते हैं। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनता है, तो बेंजल्डिहाइड हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। देखिए ये हम लोग को कन्वर्जन में क्यों काम करेगा, सो जब हम लोग को मतलब कि एल्डिहाइड इस सब में वगैरह हम लोग को बदलना पड़ेगा, और अगर इस तरह का हम लोग को कार्बन का चेन दिखेगा टॉल्विन वगैरह ये सब, तो इसमें अगर डायरेक्ट हम लोग CrO2Cl2 का अगर यूज कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस करके, तो ये जो हम लोग को रहता है यहाँ पे कार्बन वाला में, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को क्या हो जाता है, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग को काम करेगा कन्वर्जन में, तो इसी चलते बोल रहे थे। हालांकि अभी आप इसमें मैटर नहीं कीजिए, जिससे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को करना क्या है, और बहुत सारा न्यूमेरिक मतलब क्वेश्चंस देखेंगे रिएक्शन का, तो उसमें हम लोग चर्चा कर ही लेंगे, ठीक है ना। उस समय आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छा इसके बाद हम लोग कौन सा स्टेप करेंगे जिसमें हम लोग को ये सारा प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर ही दीजिएगा। तो ये इटार्ड रिएक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे टॉल्विन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो वो हम लोग को क्या मिलता है, तो बेंजल्डिहाइड हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। तो यही रिएक्शन को हम लोग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
तो ये जो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन है ये आप हेलो अल्किन हेलो अरिन में भी देख चुके थे। वहां से बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं कि क्या होता है। चलिए क्या होता है, तो बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, जिसे असाइल हैलाइड भी बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 गिव्स कीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। बोलता क्या है कि हम लोग कोई भी बेंजीन में हम लोग असाइल क्लोराइड जो रहता है, जिसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, तो उसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या बोलता है, यहाँ से AlCl3 जो होता है वो यहाँ से Cl को अपने ओर खींच लेता है, ठीक है। तो खींच लेता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग को, तो यहाँ पर जो ये जो हम लोग को ये है क्या चीज, ये जो यहाँ पर है हम लोग को, तो ये हम लोग को अटैक कर जाता है बेंजीन में। तो हम लोग को यहाँ से क्लोरीन तो हम लोग को हट चुका है पहले से, तो ये वाला जो हम लोग को बचता है RC डबल बॉन्ड O, तो ये हम लोग को डायरेक्ट आके जुड़ जाता है किसमें, बेंजीन में। तो वही चीज यहाँ पे देखिए कार्बन वाला जाके जुड़ गया हम लोग को बेंजीन में, तो ये हम लोग को बन गया क्या चाहिए, हम लोग को कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। तो यही जो हम लोग को रिएक्शन होता है, यही हम लोग को क्या होता है, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। असाइलेशन का ही मतलब क्या होता है, हम लोग को यहाँ पर एसिड क्लोराइड को जोड़ना, किसमें, तो बेंजीन में हम लोग को जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, और ये जो था हम लोग को क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये हम लोग को मॉडल सेट में भी दिया गया था, तो आप इसको भली भांति याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है, ठीक है। चलिए तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विथ जिंक अमलगम, जिसका फॉर्मूला होता है ZnHg, एंड कंसंट्रेटेड क्या होता है हम लोग को, HCl, गिव्स हाइड्रोकार्बन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज इन पैरेंट चेन aldehyde and ketone. This reaction is known as Clemmensen reduction. तो रिडक्शन का ही मतलब आप क्या समझना चाहते हैं, वहां पर हम लोग को हाइड्रोजन की मात्रा को जोड़ना होता है। रिडक्शन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि उसमें कोई भी चेन रहेगा हम लोग को, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की मात्रा को उसमें जोड़ना पड़ता है। तो ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, इसमें हम लोग एल्डिहाइड को भी ले सकते हैं या तो फिर हम लोग कीटोन को भी ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन किसी का भी यहाँ पे हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना क्या होता है, तो एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो जिंक अमलगम के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ZnHg। तो वो हम लोग को जैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्या चाहिए वहां पे देते हैं, तो हम लोग कंसंट्रेटेड HCl भी वहां पर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को क्या हो रहता है कि जितना कार्बन का चेन हम लोग को रहता है वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन का, उतना ही चेन का हम लोग को क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन हम लोग को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मान के चलिए एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्या चीज, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ, अब यहाँ पे 2 बॉन्ड छोड़ा हुआ है, तो इधर पे आपका जितना कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसी तरह का आपका कार्बन का चेन यहाँ पर भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को रिक्वायर्ड होता है कितना, 4 मोल H का हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जो कि यहीं से हम लोग को आता है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन में ये चीज हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि 4 मोल यहाँ पे H को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो रहता है, वो ऑक्सीजन हम लोग को यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिल करके और यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिल करके क्या होता है, वाटर आपका साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिए है ना, तो 2 हाइड्रोजन आपका वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ भाग गया, तो 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा। तो 2 हाइड्रोजन क्या होता है कि ये बॉन्ड तो टूटा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड में सिंगल सिंगल क्या बना लेगा, तो हाइड्रोजन वहां पर जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जितना कार्बन का चेन रहता है, उतना ही कार्बन का चेन यहाँ पर भी बना हुआ रहता है, बशर्ते यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाता है, वहां पे क्या लग जाता है, हम लोग को हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये हम लोग को क्या हो गया, तो ये हम लोग को सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हम लोग को बन गया। तो यही जो रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। बात सुनो, ऐसा हम लोग को कन्वर्जन में भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि हम लोग को यहाँ पे
कीटोन वगैरह या फिर एल्डिहाइड वगैरह रहेगा, उसको हम लोग को डायरेक्ट सिंपल चेन में अगर बनाना रहेगा तो उसमें हम लोग को क्लेमेंसन रिडक्शन का ही यूज करना पड़ता है। तो वहां पर हम लोग को 4 मोल हाइड्रोजन को वहां पे यूज करेंगे, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो सिंपल में हम लोग जितना कार्बन का चेन रहेगा उतना ही कार्बन चेन का यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोकार्बन बना देगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि एक बार यहाँ पे ये तो हम लोग को जनरल फॉर्मूला था, इसी के अनुकूल यहाँ पे हम लोग एक बार एल्डिहाइड को भी लेते हैं और एक बार हम लोग कीटोन का भी लेके देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अरे यहाँ तो हम लोग को मिट गया जी, यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिट गया ना, यहाँ पर भी मिटा हुआ है, देखो ये पता नहीं कहाँ चल गया, ये लिखे हुए थे यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना कार्बन का चेन है, तो एक और एक कितना है, 2 कार्बन का चेन है। अब यही 2 कार्बन का चेन है, यहाँ पे जब हम लोग 4 मोल H लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कुल मिलाकर देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के जब हम लोग जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या होता है, सेम जितना हम लोग को कार्बन का चेन रहता है उतना ही का हम लोग को मतलब कि हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए थे, यहाँ पे कितना चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, तो उतना ही 2 ही कार्बन का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हम लोग को बनाएगा, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कीटोन का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3, तो इसका भी जो हाइड्रोकार्बन बनाएगा वो कितना बनाएगा, 1 2 3 का ही होगा। बस हम लोग को होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन हटता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग को जुड़ता है, बशर्ते तो हम लोग को कुछ हटता है थोड़ी ना, कार्बन हम लोग को ना बढ़ता है ना ही हम लोग को घटता है, तो जितना कार्बन का चेन रहता है उतना ही हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी बनता है। बात समझ में आए? तो ये था आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे VVI लिख दे रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि यही चीज इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत बार पूछा भी जा चुका है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को बहुत यूजफुल भी है, हम लोग को ये हम लोग को रिएक्शन में भी काम देगा, हम लोग को कन्वर्जन में भी काम देगा, तो इसी चलते ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो बहुत ही आराम तरीका से अभी तक 5 जो हम लोग यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन को देखे, पांचों का पांचों बहुत आसान टॉपिक था और सभी आपको अच्छा तरीका से समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग को देखते हैं 6 नंबर, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कौन हम लोग को आसान है और कौन हम लोग को ज्यादा, हालांकि यहाँ पे जितना हम लोग का है सब आसान है और सभी क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और हम लोग को पूछेगा। अब कौन सा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में घुस जाएगा इसकी गारंटी ना हम ले सकते हैं ना आपका और कोई टीचर ले सकता है, ये वही डिसीजन ले सकता है जो आपका एग्जामिनर में वहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करेगा, सिर्फ वही जानता है कि कौन क्वेश्चन वहां पर आएगा। सो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बस गेस कर सकते हैं कि देखो इतना अगर आप कवर कर लेंगे तो इसी के बीच में रहेगा। अब कौन रहेगा सो गारंटी नहीं है, लेकिन मान के चलिए 3 क्वेश्चन जो आपको पूछेगा वहां से मैं 10 गो क्वेश्चन गेस करूंगा तो 10 गो में से 3 गो पक्का आएगा, तो वही के अंदर से आएगा। ठीक है, तो गेस ऐसा किया जाता है। अब ये नहीं कि हम बता दिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन वहां पे आएगा। सो बात समझ में, हम तो यहाँ पे भगवान तो नहीं ना है जी जो हम आपको बता देंगे तो वही चीज मतलब हो जाएगा कि मेरे सपने में तो ये चीज नहीं ना आया होगा कि एग्जामिनर है कि का चीज क्वेश्चन वहां पे सेट किया है। बात समझ में आ रहा है? बशर्ते इतना सालों का एक्सपीरियंस के बावजूद मैं यहाँ पे सिर्फ गेस कर सकता हूँ और मैं उतना गेस कर दूंगा तो उसी के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में? तो इसी तरह से मैं यहाँ पे गेस कर दूंगा जितने क्वेश्चंस, उसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना आप यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, और मैं यहाँ पे ज्यादा कोशिश करूंगा कि सभी चीज को आसान तरीके से आपको बता दूं जिससे आपको सारा कुछ याद हो जाए, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से आप लिख लीजिएगा। बात समझ में? चलिए तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग को क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छा तरीका से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत टॉपिक आसान है, आपको देखने में सिर्फ थोड़ा यहाँ पे आपको लंबा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लंबा इसी चलते दिखाई देता है, जैसे हम लोग ऊपर हम लोग देखे ना क्लेमेंसन रिडक्शन में कि वहां पे हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं वो रिएक्शन, तो उसी तरह से यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन को भी हम लोग दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। तो यहाँ पे जो लिखा गया है दोनों को एक बार दो बार यहाँ पे लिखा गया, एल्डिहाइड के लिए भी लिखा गया और कीटोन के लिए भी लिखा गया, तो इसी चलते आपको यहाँ पे थोड़ा लंबा दिखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर एल्डिहाइड के लिए अगर डिस्कस करेंगे या फिर कीटोन के लिए तो आपको आधा में ही सिमट जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना नहीं, आपको दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। आपको यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप खुद व खुद इतना लंबा लिख लेंगे, आपको लग रहा है ना अभी इतना लंबा हम लोग कैसे याद करेंगे, आपको खुद व खुद याद हो जाएगा। देखिए अब अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन 2 molecule of aldehyde और 2 molecule of ketone having at least 1 alpha hydrogen are treated with
डाइल्यूट अल्कली बेस गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इतना तक पहले हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे जो अल्डोल कंडेंसेशन को लेना है उसमें हम लोग या फिर कीटोन का यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो एल्डिहाइड का यूज करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसको भी हम लोग लेंगे उसको हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा। कितना में? 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा, मतलब 2 मोल में लेना पड़ेगा। अब वैसा हम लोग को कीटोन या वैसा एल्डिहाइड लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग को कम से कम कितना होना चाहिए, तो एक अल्फा हाइड्रोजन उसमें उपस्थित होना चाहिए। अब कैसे अल्फा हाइड्रोजन को पहचानेंगे उसको अभी नीचे हम लोग जब डिस्कस करेंगे रिएक्शन उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, कि अल्फा हाइड्रोजन आखिर हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि हम लोग वैसा एल्डिहाइड या वैसा हम लोग कीटोन को लेंगे जिसके पास कम से कम हम लोग को कितना हम लोग को हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट अल्कली बेस के साथ। तो वो हम लोग को रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को क्या मिलता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होगा, तो एल्डिहाइड में जो हम लोग को बीटा पोजीशन होगा उसमें हम लोग को क्या रहेगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्सी लगा हुआ रहेगा, मतलब OH वहां पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। अब साथ ही साथ इतना ही हम लोग को मिलता नहीं है, अगर एल्डिहाइड को लेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन का लेंगे तो वो हम लोग को क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही ना यूज करेंगे। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इतना जो हम लोग को बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो उसको हम लोग फिर से फर्दर उसको क्या करते हैं, तो कंडेंसेशन हम लोग भी कर देते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन होने के बाद हम लोग को क्या हो जाता है, तो वो हम लोग को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड मिलता है या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनता है। ठीक है, अब ये क्या होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा जो रहता है उसके बीच में हम लोग को क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो वैसा एल्डिहाइड हम लोग को यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर कीटोन रहता है तो उसमें अल्फा बीटा के बीच में हम लोग को क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो वैसे ही हम लोग को जो कीटोन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन होता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन हम लोग को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड का यूज करेंगे तो उसको भी 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, कीटोन को लेंगे तो उसको भी हम लोग 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा। उसको हम लोग, और उसके पास देखना है कि हम लोग को कम से कम, जो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो रहेगा, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो वैसा अल्फा हाइड्रोजन हम लोग को मिल गया, तो उसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट अल्कली बेस के साथ। तो जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। कीटोन लेंगे तो कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद हम लोग फर्दर उसको क्या करते हैं, तो वो हम लोग को अपने आप क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन होने के बाद हम लोग को क्या बन जाता है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन जाता है। ठीक है, कीटोन लीजिएगा तो कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। तो इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। अब चलते हैं इसको हम लोग रिएक्शन से समझते हैं। आपको उम्मीद है कि उस ओवर जो हम लोग कर रहे थे उसका हम लोग पूरा अच्छे तरीके से डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे और बेटर से समझ में आएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड लिए। ठीक है, अब एल्डिहाइड जो लिए इसी को हम लोग 2 मॉलिक्यूल में लिए। अब 2 मॉलिक्यूल में तो उसको 2 बार लिख देते हैं, जो यहाँ पे 2 लगाएंगे उसके बाद बदले हम लोग क्या करते हैं, 2 बार यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे जब एल्डिहाइड रहता है यहाँ के बाद वाला जो हम लोग को कार्बन रहता है वही हम लोग को क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। क्या होता है, अल्फा। और इसके बाद वाला अगर देखते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन अब अल्फा कार्बन है तो इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और इसके बाद कितना है, 3 है। तो हम लोग को एक कम से कम जरूरत था, यहाँ पे हम लोग को 3 है। तो कम से कम हम लोग को वैसा मतलब एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास हम लोग को कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो हम लोग को वैसा मिल गया। अब इन लोग को हम लोग 2 मॉलिक्यूल में लिए। अब इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट KOH के साथ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग को बेस है ना, बेस अल्कली बेस। अब इसको हम लोग डाइल्यूट में लेना था तो डाइल्यूट KOH यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग यूज करते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग को जो बनता है वो हम लोग को क्या बन जाता है, तो वो हम लोग को बन जाता है, हम लोग देखें तो वहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, बन रहा था ना। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, सो तो यहाँ पर हम लोग को जो 2 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर, तो हम लोग को क्या हो जाता है, 4 कार्बन यहाँ पर हम लोग को बन जाता है। क्या हो जाता है, हम लोग को 4 कार्बन यहाँ पर हम लोग को जुड़ जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो होता क्या है, यहाँ वाला जो कार्बन होता है ना यही यहाँ पे जाके अटैक करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अटैक करता है ना तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड हम लोग को टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहता है वो जाके वहां पर हम लोग को जुड़ जाता है, तो वो हम लोग क्या हो जाता है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला
जाके यहाँ पे हम लोग को अटैक करता है और जुड़ता हुआ है। तो देखिए ये जो यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 कार्बन इसी तरह था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन जाके, क्योंकि ये अटैक करता है ना यहाँ पे, तो एक बॉन्ड तो टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पहले से था, ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा तो उसको टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजन हटता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे OH बन जाता है और ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है। तो वही चीज देखिए, यहाँ पे CH3CH बना था, यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से मौजूद था, अब यहाँ पे OH था और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ गया तो OH बन गया। अब ये वाला इसके साथ सिर्फ सिमट गया, मतलब सट गया, अब वही चीज यहाँ पे बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो यहाँ पे ठीक है। तो यही वाला हम लोग का क्या होता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद आपका जो यहाँ पे बनता है, अभी इसको गिनेंगे हम लोग, कहाँ से गिनते हैं, तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से गिनेंगे, कीटोन रहेगा तो कीटोन से, तो उसके बाद वाला जो कार्बन रहता है वहाँ अल्फा हो जाता है, उसके बाद वाला बीटा हो जाता है। तो इसके बाद देखिए ये क्या हो गया, अल्फा मतलब अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया हम लोग को, बीटा कार्बन। अब बीटा में ही हम लोग को क्या हो गया, OH जुड़ा हुआ है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, क्या चीज, हाइड्रोक्सी। तो इसी चलते जो इसका नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बोल देते हैं, कोई दिक्कत, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अल्डोल भी कहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इतना ही हम लोग को रुकता नहीं है, ये हम लोग को क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन होने के बाद जिसमें हम लोग हीट देते हैं, एसिडिक मीडियम में रहता है, और वहां से हम लोग को क्या होता है, जैसे एसिडिक मीडियम में देते हैं तो यहाँ से वाटर हम लोग को रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है, वाटर यहाँ से हम लोग को रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ हम लोग क्या हो जाता है, कार्बन और ये दोनों अल्फा और बीटा के बीच में जो कार्बन है, ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग को मतलब कि डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, यहाँ से वाटर हम लोग को रिमूव हो जाता है। तो वही चीज रिमूव करके यहाँ पे माइनस में H2O यहाँ पे दिखा है, मतलब यहाँ से वाटर हम लोग को रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर OH यहाँ पे जो हटेगा, तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका तो 5 हो जाएगा, इसी चलते यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलकर क्या होता है, वाटर यहाँ पे निकल जाता है। तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड बना देता है। तो ये जो हम लोग को डबल बॉन्ड बना अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में, तो इसी चलते इसका जो बोला जाता है वो क्या होता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, अगर अभी कीटोन रहता तो कीटोन यहाँ पे लिखते हैं। वही सेम रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखे कि कीटोन का एक एग्जांपल लेकर देखे थे, क्योंकि वहां हम लोग एल्डिहाइड का भी कर सकते हैं और कीटोन का भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कीटोन का एग्जांपल है, अब इसमें देखिए अल्फा, ये भी हम लोग को अल्फा हो गया और ये भी हम लोग को अल्फा हो गया, तो दोनों जगह हम लोग अल्फा, तो कहीं एक ही का हम लोग लेंगे, दोनों दोनों तो हम लोग को क्या है, सेम ही है। तो उसी तरह के यहाँ पर भी देखे, तो इसका भी अल्फा हो गया और उसका भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, इस तरह से इसके आगे रहता तब बीटा बोलते, ठीक है ना। अब सेम रिएक्शन यहाँ से जाके यहाँ पे अटैक करेगा, बात समझ में, इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम होते जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे अटैक हो, कहाँ हो जाएगा, कीटोन पे यहाँ पे अटैक होगा, तो ये जाके यहाँ पे अटैक होगा, क्या हो जाएगा, ये खुलेगा, तो खुलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे C और C, यहाँ पे था C मतलब CH3C था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड वो था तो यहाँ पे OH बन जाएगा, और ये जो कार्बन वाला था तो वो कार्बन तो नीचे जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन जाके कहाँ जुड़ा था, उसके साथ, तो यहाँ पे देखिए जितना यहाँ पे प्रोडक्ट था वही चीज तो यहाँ पर हम लोग को जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे तो अल्फा यहाँ से हो जाएगा, तो अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब बीटा पोजीशन में क्या है, OH, तो OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन लिखा हुआ है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कीटोल बोलते हैं, ठीक है। अब फिर उसी तरह से अपने आप क्या हो जाता है, वो कंडेंसेशन हो जाता है, जिसको हीट देने से हो जाता है। अब वहां से फिर हो जाएगा क्या, यहाँ से OH और यहाँ से H यहाँ पे रिमूव होता है, और वो क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर हम लोग को रिमूव बाहर निकल जाता है, और वहां पे फिर क्या हो जाता है, अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बना देता है। तो इसी तरह का जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कीटोन है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को भी यहाँ पे क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भली भांति यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और उसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यही रिएक्शन को अगर आप अच्छा तरीके से समझ गए तो आप एक बार खुद यहाँ से पढ़ के देखिए, तो आपको यह लैंग्वेज जो लिखा हुआ है बहुत आसान आपको लगेगा लिखा हुआ, बात समझ में। तो आप इस तरह से यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन को भी अपने लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान आसान रिएक्शन होता है और आप इतना लॉड लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इसी तरह से आसान आसान टॉपिक रहेगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग को एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी बहुत आसान है, आप इसको भी अच्छा तरीका से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे हम लोग ऊपर अल्डोल कंडेंसेशन में देखे तो वहां पे हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन कम से कम जरूरत होता था, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ पे काम करता है। तो कैनिजारो रिएक्शन जो होता है ये क्या कहता है, तो एल्डिहाइड हैविंग नो
अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन when heated with concentrated alkali base दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारोस रिएक्शन। वहां पे हम लोग को क्या होता था, वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन वो सारा चीज हम लोग लेते थे वहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत वहां पर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एल्डिहाइड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, तो हम लोग को वैसा एल्डिहाइड को यहाँ पे लेना पड़ेगा जिसके पास हम लोग को कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो वैसा ही हम लोग एल्डिहाइड का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मतलब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला हम लोग लेते हैं, तो ये भी हम लोग 2 मॉलिक्यूल में लेते हैं। कितना लेते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वो अपने में क्या होता है, खुद में वो क्या हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। खुद में रिडक्शन भी होता है और खुद में ऑक्सीडेशन भी होता है। तो जब कब होता है उस तरह से, जब हम लोग हीट करते हैं कंसंट्रेटेड अल्कली बेस के साथ। वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या लेते थे, अल्कली बेस तो लेते थे, लेकिन वहां पे हम लोग डाइल्यूट लेते थे। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब रिएक्शन करता है तो खुद में एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और खुद में रिडक्शन भी हो जाता है। तो इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या जानते हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कहना क्या चाहता है। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड लिए हैं, क्या चीज लिए हैं, एल्डिहाइड, जिसके पास हम लोग को कोई भी अल्फा कार्बन है ये नहीं है, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, क्या चीज लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड को लेने की कोशिश की है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या लिए, तो कंसंट्रेटेड अल्कली बेस के साथ हम लोग इसको रिएक्ट करवाएं, जिसको हम लोग KOH के साथ यहाँ पे दिखा सकते हैं, अल्कली बेस है ये भी, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड में जब लेते हैं तो ये क्या होता है कि खुद में एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खुद में एक बार रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। तो ऑक्सीजन को जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के जगह में यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का हाइड्रोजन की मात्रा जुड़ गया। तो हाइड्रोजन जुड़ा ना, मतलब कि रिडक्शन हो गया। तो ये हम लोग को रिडक्शन भी हो गया और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो बस यही करता है जो हम लोग को यहाँ पे कैनिजारो जो होता है, वो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है कि हम लोग एल्डिहाइड जो लेते हैं और जिसके पास हम लोग को कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो वैसे हम लोग को यहाँ पे एल्डिहाइड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तो अल्कली बेस के साथ, वो भी कंसंट्रेटेड में, और उसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद जो हम लोग को होता है वो खुद में एक बार ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद में एक बार रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को बेंजीन वाला देख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड में, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड और यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल लिए हैं। अब यहाँ पर KOH हम लोग कंसंट्रेटेड के साथ यहाँ पे लेके हीट करते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, फिर एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर एक बार रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें हम लोग को क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग को जुड़ गया, तो हम लोग को क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और इसमें देखिए हाइड्रोजन की मात्रा जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हम लोग को क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात समझ में? चलिए, तो यही हम लोग को रिएक्शन जो होता है, यही हम लोग को क्या होता है, कैनिजारोस रिएक्शन होता है। तो जिस तरह से आपको लिखा गया, आप सिर्फ उसी तरह से आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। बहुत आराम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इससे आसान लैंग्वेज में कहीं मिलेगा नहीं। बात समझ में आए? तो इसी चलते आप इसको बहुत आसान तरीका से भी बताया गया कि होता क्या है, आप इसको अच्छा तरीका से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हम लोग को क्या है, एस्टरिफिकेशन। तो ये एस्टरिफिकेशन का मतलब से हम लोग समझ आते हैं यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होना। क्या चीज? ईस्टर का हम लोग का फॉर्मेशन होना, मतलब ईस्टर का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेते हैं। वो दोनों को हम लोग आपस में रिएक्ट करवा देते हैं, और साथ ही हम लोग किसके प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग उसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो वो खुद में हम लोग को क्या होता है, ईस्टर का निर्माण करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि ये हम लोग को क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हम लोग को क्या है, अल्कोहल है। ये दोनों को हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और इसका OH, आप चाहते हैं तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH निकाल सकते हैं, बतिया एक ही हो जाएगा, इधर से निकालो या फिर इधर से निकालो, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि यहाँ से OH निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ये दोनों मिल करके निकल गया, क्या हम लोग को वाटर साइड प्रोडक्ट मिल गया, और ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन बचा, तो दोनों आपस में जुड़ गया। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, अरे हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग जानते हैं कि C+1O, और फिर यहाँ O और R अगर यहाँ लगता है कोई भी कार्बन का चेन, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं
हैं हम लोग? ईस्टर। तो यही हम लोग को क्या निर्माण हो रहा है? ईस्टर निर्माण हो रहा है। तो यही जो ईस्टर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीफिकेशन कहते हैं। तो कुछ लिखना नहीं है, जो यहाँ पे रिएक्शन समझ गए हैं कि हम लोग को क्या करना है? स्ट्रीफिकेशन का मतलब ईस्टर का निर्माण करना है। ईस्टर का निर्माण कैसे करेंगे? अल्कोहल, मतलब कि अल्कोहल ले लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, जो कोई रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में? तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो वही चीज तो लिखा हुआ है, देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स ईस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीफिकेशन। बताओ, कोई भी किसी तरह का यहाँ पे दिक्कत हुआ क्या? नहीं दिक्कत हुआ। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रीफिकेशन को भी यहाँ पे अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को रिएक्शन जो दिया हुआ वो हम लोग के क्या है? HVZ रिएक्शन। अब ये HVZ रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज हैलोजिनेशन विथ X2 की जगह हम लोग कोई भी हैलोजन ग्रुप यहाँ पर ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझ में? चलिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इट फॉर्म्स अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में बात कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर, वहां पे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का बात करते थे, यहाँ पे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि वैसा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को लेना है जिसके पास कम से कम एक हम लोग को क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं? हैलोजिनेशन हम लोग करते हैं कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप से। और किसके प्रेजेंस में? तो प्रेजेंस ऑफ किसका? तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो वो हम लोग को क्या होता है कि वहां से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि वहां पे हम लोग को क्या मिलता था? अगर वहां पे हाइड्रोक्सी आता था, क्या होता था? हाइड्रोक्सी मिलता था। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आता था, एल्डिहाइड बनता था, कीटोन बनता था एल्डोल कंडेंसेशन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब क्या चीज ले रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा पे ही बनेगा। क्या चाहिए हम लोग को? हेलो यहाँ पे बन रहा है। वहाँ पे हाइड्रोक्सी बनता था, यहाँ पे क्या बनता है? हेलो बनता है। ठीक है, चलिए, इसी को हम लोग रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम लोग HVZ रिएक्शन बोलते हैं। जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, रिएक्शन को समझिए। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, जिसपे पास देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी के पास देखिए आपका दो अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन एक का हम लोग का काम था। अब इसमें हम लोग को क्या करते हैं? हैलोजिनेशन का यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में? तो रेड फास्फोरस के। किसका? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है? रेड फास्फोरस यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप रहेगा, चाहे कोई भी हैलोजन ग्रुप रहेगा, तो यहाँ से हैलोजन ग्रुप कहाँ जुड़ जाता है? जो अल्फा वाला जो हाइड्रोजन रहता है उसी पोजीशन में आपका क्या हो जाता है? हैलोजन ग्रुप वहां पे जाके जुड़ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया और वहां पे क्या लग गया? यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक वो हैलोजन ग्रुप बचा और यहाँ से जो हाइड्रोजन बचता है, निकलता है, वो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? यहाँ पे अगर HCl लिए तो HCl हो जाएगा। यहाँ पे इसको HX लिखना पड़ेगा। क्या चीज? HX लिखना पड़ेगा। आप एडिट कर लीजिएगा, मैं बाद में इसको एडिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? HX, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन X ना लिया है। चलिए, उसी को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिए हैं, इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितना है? हम लोग को 3 है। तो 3 में से एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? वहां से रिमूव होगा और यहाँ से Cl जाके कहा हो जाएगा? वहां पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा पोजीशन में आपका क्या बन गया? यहाँ पे Cl यहाँ पे हो गया। किसके प्रेजेंस में करना होता है? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl जुड़ गया और यहाँ से जो हम लोग का हाइड्रोजन निकला है सो, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला है सो और यहाँ से क्लोरीन निकला है सो, दोनों आपस में रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना देता है? यहाँ पे HCl बना देता है। तो यही जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका लैंग्वेज भी बहुत आसान है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन याद कर लेंगे तो ये तो बहुत आसान है उसके नजर में। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरह से हम लोग नैन को यहाँ पर हम लोग क्या किया? यहाँ पे तो नेमिंग रिएक्शन को कवर किया। और कितना याद करना है भाई? तो हम लोग को 12। चलिए, बहुत नजदीक हम लोग आ गए। चलिए, अब हम लोग कहाँ थे? 9 तक हम लोग देख लिए थे, अब 10 में आते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान यहाँ पे नोमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग रिएक्शन है, सॉरी, बात समझ में आया? तो नेमिंग रिएक्शन जितने हैं आप यहाँ पर अच्छा तरीके से कवर कर लीजिएगा। इसी से आपका 3 मार्क्स फ्री है। ठीक है, तो ये बहुत आसान टॉपिक है यार, इससे सस्ता आपको नंबर उठाने वाला क्या टॉपिक चाहिए? जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत आसान चैप्टर है कि नहीं? उसमें कुछ याद करना है नहीं, मजा से है पूरा, खाली डिफिनेशन पढ़ो, वो भी केमिकल सब्सटेंस का नाम बहुत आसान आसान है। तो जैसे वहां से 3 नंबर फोकट के मिलता है, उसी तरह से यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन हम लोग को फोकट में मिल जाएगा 3 मार्क्स। बात समझ में? बस आप अच्छा से पेशेंस के साथ अगर पढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक अगर आप एग्जाम के लिए अगर सीरियस है तो आपको पूरा अच्छा तरीके से रिजल्ट बेटर होगा। बात समझ में? ये गारंटी हम देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो होता है वो हम लोग को क्या है? होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम लोग को क्या होता है? सो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अमाइड ऑन रिएक्शन विथ Br2
इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, जिसको हम लोग डाइल्यूट में लेंगे, और KOH, जिसको भी हम लोग डाइल्यूट में ले सकते हैं, KOH लीजिए या फिर NaOH लीजिए, तो गिव्स हम लोग को क्या देता है, तो अमीन्स देता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ मीटर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे अमाइड लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, अमाइड लेते हैं। तो अमाइड लेते हैं, देखो नाम से पकड़ना क्या चाहिए, होफमैन ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड जैसे बोलेगा ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां से क्या चाहिए, अमाइड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, अमाइड के बारे में। थोड़ा थोड़ा नाम से कुछ कुछ चुराना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे हम लोग को याद करने में आसानी होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि अमाइड रहेगा, अमाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाने किसको, तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमाइड बोल रहा है, मतलब ब्रोमीन लेना है। देखो नाम से चुराओ, यहाँ से ब्रोमाइड, माइड का मतलब समझ गया, अरे यहाँ से अमाइड का बात कर रहा है, और ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, यहाँ से क्या नाम समझ में आ रहा है, ब्रोमीन। तो इसका मतलब है कि अमाइड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो ब्रोमीन के साथ। और किसके साथ, मतलब किसके प्रेजेंस में, तो एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिएक्शन करवाएंगे। NaOH या फिर KOH किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को वहां से क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट हम लोग को अमीन वहां पर प्रोडक्ट मिलता है। तो यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलता है। मतलब अमाइड से हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो डायरेक्ट हम लोग को अमीन यहाँ पे लाना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन के तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अमाइड लिए, क्या चाहिए, अमाइड लिए, उसको हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे साथ ही साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ यहाँ पे कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं। तो हम लोग को डायरेक्ट ये क्या करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से पूरा प्रोडक्ट ही हट जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जुड़ जाता है, और हम लोग को क्या बन जाता है, RNH2, मतलब अमीन बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग को गैप कर देता है, क्या हो जाता है, यहाँ से ये हम लोग को गैप कर देता है, दोनों को हम लोग को सटा देता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को साइड प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो लिख ले सकते हैं, और नहीं तो आप अगर ये इतना ही तक लिख देते हैं और ये सारा चीज छोड़ देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने बोलता है एग्जाम में, ठीक है, किसी तरह का कोई लोड नहीं लीजिएगा, आपको सिर्फ इतना लिखिएगा कि यहाँ पे अमाइड लिखे, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, और साथ ही साथ यहाँ पे NaOH चाहे KOH दिए डाइल्यूट में और हिट किए। तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देना है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। बस उतना ही जोड़ के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखकर निकल जाएगा, तो उतना ही में आपका नंबर मिल जाएगा। अगर आपको और अच्छा तरीके से लिखना है तो आप इसका साइड प्रोडक्ट भी देखिए क्या क्या बनेगा। सो 2 मोल बनता है NaBr, और साथ ही साथ क्या बनता है, Na2CO3 बनता है, और क्या बनता है, 2 मोल H2O बनता है। ठीक है, तो आप इसको लिखे या ना लिखे किसी तरह का कोई मतलब नहीं रहेगा, बस ये जो मेन प्रोडक्ट है उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो बात समझ में आया कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता क्या है। हम लोग जान गए कि इसमें अमाइड से डायरेक्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो अमीन लाना पड़ता है। उसमें ब्रोमाइड का बात कर रहा है तो वहां पे क्या चीज, तो वहां पे ब्रोमीन का हम लोग यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमाइड यहाँ हम लोग लिए, यहाँ पे मतलब कि एल्डी, मतलब कि क्या लिए हम लोग, अमाइड लिए, उसको हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, और NaOH यहाँ पे डाइल्यूशन में लिए, क्या चीज, डाइल्यूट में। तो हम लोग को क्या बना, हिट दिए, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अमीन बन गया, और प्रोडक्ट तो सब में यहाँ पे साइड प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे जो रहता है वो यहाँ पे ये हम लोग को हटता है, क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O जो रहता है यहाँ पे कीटोन में, मतलब कीटोन टाइप से जो यहाँ पे अमाइड में, ये हम लोग को क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो यही होता है हम लोग को क्या चाहिए, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो बता कितना आसान टॉपिक था। तो बस यहाँ पे टॉपिक याद रखिएगा, उसका रिएक्शन याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये लैंग्वेज लिखा जाएगा। बस 2-3 बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं 11 नंबर में। वो क्या, हम लोग को कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता है, क्या चाहिए, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब ये हम लोग को क्या होता है, इसको देखते हैं। तो प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है हम लोग को नोमेनक्लेचर में या मतलब नेमिंग रिएक्शन में जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हम लोग को रिएक्शन में भी काम देगा, कन्वर्जन में भी काम देगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, सो देखिए हम लोग यहाँ पर प्राइमरी अमीन जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक KOH के साथ उसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड हम लोग को बनता है, और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बाइल अमीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को जो बनता है आइसोसाइनाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी तरह का जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कार्बाइल रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग अमीन लिए हैं, और कैसा हम लोग लिए हैं, 1 डिग्री अमीन लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से, किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ ही साथ हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे KOH देते हैं अल्कोहलिक। तो ये हम लोग जैसे देते हैं उसके बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग क्या बन जाता है, यहाँ पे RNC हो जाता है। जितना कार्बन का चेन रहेगा उतना ही कार्बन का चेन यहाँ पर भी बनेगा, बस यहाँ पे
पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी रह जाएगा, बशर्ते यहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग को कार्बन जुड़ जाता है साथ में, समझ में आया। एक रहता था हम लोग को साइनाइड लाना, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ता है हम लोग को आइसोसाइनाइड जुड़ता है। तो आइसोसाइनाइड लाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है इस तरह का, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म वाला यहाँ पे यूज कीजिएगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इस तरह का जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है, यही प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्शन का यूज किया जाता है, वही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ से KCl बनेगा और H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा, बात समझ में आया। तो ये था हम लोग को कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग को क्या है, कपलिंग रिएक्शन। अरे नाम से ही समझ में आ रहा है, कपल। कपल मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बनाना, जुड़ना, बात समझ में आया। अब आपसे बेटर कौन समझ सकता है कपल के बारे में, बात समझ में आया। चलिए, अब कपलिंग रिएक्शन मतलब यहाँ पे जुड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, सो देखिए यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विथ फिनोल और एनिलीन, इट अंडरगोज कपलिंग रिएक्शन एंड फॉर्म एजो कंपाउंड। क्या बनाता है, एजो कंपाउंड बनाता है। कहना क्या चाह रहा है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो रहता है उसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके किसके साथ, तो एक बार या तो फिर फिनोल के साथ करवाइए या फिर आप एनिलीन के साथ करवाइए। तो दोनों में हम लोग को क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद हम लोग को क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है और हम लोग को क्या बनाता है, तो हम लोग को एजो कंपाउंड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है, यही हम लोग को क्या होता है, BDC है। क्या चाहिए हम लोग को, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ये हम लोग को स्ट्रक्चर है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। इसको हम लोग एक बार क्या चीज कर रहे हैं, हम लोग फिनोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये हम लोग को क्या होता है, आपस में यहाँ पर जुड़ जाता है। और कहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका जो पारा पोजीशन होता है वहीं पे जाकर जुड़ता है। तो जैसे यहाँ पे N2 था, यहाँ पे Cl हम लोग को हट जाता है, N2 जो होता है वो हम लोग के कहाँ जुड़ जाता है, इसका पारा पोजीशन। तो पारा पोजीशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ पे अच्छा से मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखे हैं। तो ये जो OH था यहाँ पे आ गया, इसका पारा पोजीशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पारा। तो पैरा पोजीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन से यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, एक दूसरे से बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ इसका नाम जो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, पैरा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ये है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। और ये जो बेंजीन इधर और ये बेंजीन और यहाँ पर जो N2 जो रहता है, इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एजो बेंजीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OH था तो उसको हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होता है हम लोग को ऑरेंज डाई होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये जो प्रोडक्ट बनता है ये हम लोग को किस में आता है, कपलिंग रिएक्शन में होता है। तो एक बार तो यहाँ पे हम लोग फिनोल के साथ देखे, इसी तरह से हम लोग एनिलीन का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में कि एनिलीन को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं डायजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। तो हम लोग यहाँ पे जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखिए। तो फिर वही जैसा ऑर्थो नहीं, पारा मेटा नहीं, हम लोग को किस में जुड़ेगा, पैरा में जुड़ेगा। मतलब ये जो रहेगा ये हम लोग को कहाँ जाएगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन में जुड़ेगा नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे देखिए NH2 था तो NH2 यहाँ पर है और यहाँ पे था, तो इसका पैरा पोजीशन कहाँ आ गया, यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग क्या आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे Cl खत्म हो जाता है। तो ये फिर देखिए इतना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो इतना को बोलते हैं हम लोग एजो बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो बेंजीन। और इधर जो हम लोग को बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कितना पोजीशन में है, पैरा पोजीशन में। तो इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, पैरा अमीनो बोलेंगे। क्या चीज, पैरा अमीनो एजो बेंजीन बोलेंगे। जिस ये हम लोग को क्या रहता है, एलो डाई होता है, ठीक है। चलिए, तो यही इतना ही सिर्फ आपका 12 गो यहाँ पे एग्जाम मतलब नेमिंग रिएक्शन था। और सभी उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इतना से ज्यादा हम तो आसान तरीका नहीं ही कर पाएंगे दोस्त। आपको यहाँ पे भरोसा भी हुआ होगा कि जहाँ आप इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे या फिर कॉलेज में पढ़े होंगे तो वहाँ से बेटर ही आपको समझाने की यहाँ पे मैं प्रयास किया हूँ। और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन भी यहाँ लिखवाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा तरीका से अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सीरियस हुए होंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप इतना कम समय को अगर जितना अच्छा से अच्छा यूटिलाइज कीजिएगा उतना ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, उतना ही आपका परसेंटेज बढ़ेगा और अपने फैमिली का नाम रोशन कीजिएगा। और खुद तो कीजिएगा ही, अपना गाँव मोहल्ला सबका, अपना कॉलेज का, अपना यहाँ पे स्टेट का पूरा नाम रोशन कीजिएगा। बस ये आप ही लोगों के बीच में कोई टॉपर बनेगा, कोई अच्छा परसेंटेज लाएगा, है कि नहीं। कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा, कोई स्टेट टॉपर बनेगा, कोई अपना प्रखंड टॉपर करेगा। तो इस तरह का बहुत सारे टॉपर्स निकल सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अभी से लग जाइए। अगर आप अभी से हार्डवर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा तरीके से रिजल्ट ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हमारे साथ आप बने रहे, इसी तरह का आपको पूरा हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आप बहुत ही कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा से
अच्छा प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो बस आपसे बस इतना ही मैं चाहूँगा कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स में जितने भी स्टूडेंट होंगे क्लास 12th में जो इस वर्ष अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके बीच में सभी वीडियोस को शेयर कीजिए। बोले वो भी हमसे जुड़े, ताकि मैं उनके लिए भी अच्छा कार्य कर सकूं, और जितना भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे उतना ही मैं काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो सकूंगा। और मेरा वीडियो जितना अच्छा आपको लगा होगा तो आप मुझे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको सभी बातें समझ में आती है या नहीं आती है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी सजेशन मुझे देना हो कि आप इस तरह से कीजिए, आपको ये करना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट बेटर होगा, कुछ किसी तरह का सजेशन देना हो, बात समझ में आए? या फिर किसी तरह का डाउट हो, कोई भी अगर क्वेश्चंस करना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मेल भी दिया हुआ रहता है, तो आप मेल से वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, तो मैं डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ। वहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह का जो पीडीएफ रहता है, जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उसका अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको डाउनलोड करना है, जिससे आप नोट्स करने में आपको सहूलियत होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और वहाँ से आप नोट्स को प्राप्त कीजिए, और बहुत इंजॉय करके पूरा नोट्स को कीजिए और आप पूरा रिवीजन कीजिए। ठीक है, मेरा बस एक ही मकसद है कि आप जितना से जितना अच्छा परसेंटेज लाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप मुझे अच्छा, अगर आइडियल टीचर अगर मानते होंगे, तो आप मुझे जिस समय रिजल्ट आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट करके जरूर आप मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ यूट्यूब में बता सकता हूँ कि मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके। बात समझ में आया? तो इस तरह का बात तो एग्जाम के बाद मैं करता ही रहूंगा आपसे। बस अभी इतना ही कहूंगा, जितना कम समय आपके पास बचा हुआ है उस जितने भी समय है सभी को आप अच्छा तरीका से यूटिलाइज कीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सकेगा आप मेहनत कीजिए, क्योंकि यह जो समय है वो आपके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, अगर आप अभी चूक जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आगे भी आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अभी अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं तो आपका भविष्य भी आगे उज्जवल रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही शब्द कहूँगा, बस मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सभी चीज़ों में सपोर्ट करता रहूँगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।